हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। आज हमारी करंट अफेयर की सेकंड क्लास है, यानी कि जुलाई सेकंड की, यानी कि 2 जुलाई के आज करंट अफेयर, आज 2 जुलाई है। 2 जुलाई के जो करंट अफेयर हैं वो उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो छात्र नए हैं सरकारी मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, सरकारी मैथ्स क्लासेस को ज्वाइन कर लें, ठीक है। इसमें आपको डेली करंट अफेयर की क्लासेस आपको रेगुलर मिल रही है, यानी कि मंडे टू संडे आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी। और आपको इसमें और भी क्लासेस आपको मिल रही है, यानी कि मैथ से क्लासेस रात 10 बजे। अगर आपको मैथ की क्लासेस करना है तो रात 10 बजे मंडे टू फ्राइडे आपकी मैथ की क्लास चलती है रात 10 बजे। और आपका सैटरडे संडे, यानी कि सैटरडे संडे आपको हिंदी की क्लासेस रात में 10 बजे तक मिलती हैं, ठीक है। बाकी आपकी ईवीएस की क्लासेस भी चल रही है, यानी ईवीएस की क्लासेस जो आपकी चल रही है वो 9 बजे से चल रही है अर्चना मैम के द्वारा। और 6 o'clock से, यानी कि 6 बजे से आपकी सीडीपी क्लासेस चल रही इवनिंग में है, तो सीडीपी क्लासेस निकिता मैम के द्वारा। यानी कि क्लासेस आपको अल्टरनेट लगातार चल रही है, तो सभी लोग क्या नाम है क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइम में अलग अलग क्लासेस चल रहे हैं, तो सभी लोग क्लास को बराबर देख सकते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास कैसे लगी थी, सभी लोग अपना फीडबैक फिर से देना। जो ना देखा हो कल की क्लास पहले एक बार देख लेगा, उसके बाद आज की क्लास देखेगा और दोनों का फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक। मैं आपका अपना दोस्त प्रदीप सर, यानी कि आपको मैथ्स और रीजनिंग, हिंदी और आपको करंट अफेयर की क्लास में आपको दूंगा, ठीक है। अभी जो हमारा चल रहा है, यानी कि 3 क्लासेस चल रही है, यानी कि मैथ की क्लासेस चल रही है जो रात में 10 बजे मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे आपको हिंदी क्लासेस मैं दे रहा हूँ रात को 10 बजे। और आपको डेली करंट अफेयर क्लास आपको 8:10 पर, यानी इवनिंग में 8:10 पर रेगुलर हम आपको क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि कल से 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। जो छात्र नए हैं, अगर इन्हों जिसको इसकी करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ को ले सकता है। कैसे? आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। टेलीग्राम ऐप में जाकर आपको सिर्फ लिखना है सरकारी मैथ्स क्लासेस करंट अफेयर। आपको क्या लिखना है? सरकारी मैथ्स क्लासेस करंट अफेयर आपको लिख देना है और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको स्टार्टिंग से, यानी कि कल से जो भी पीडीएफ है वो आपको लगातार उसी पे मिलती जाएगी, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए आपको पता है, करंट अफेयर एक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो सभी लोग क्या नाम है इसकी रेगुलर क्लासेस लेते चलें। इसमें मैं आपको रेगुलर आपको एसएसटी का भी पार्ट करा रहा हूँ, यानी कि एसएसटी, यानी कि जो और भी उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम आपको बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। जो हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, यानी कि ऑफलाइन व्योम एकेडमी नाम से हमारी क्लासेस चल रही है ऑफलाइन, तो जिसको ऑफलाइन क्लासेस करना वो ऑफलाइन भी क्लासेस कर सकता है, ठीक है। इसमें आपको सभी कंपटीशन एग्जाम के, यानी कि जितने भी कांस्टेबल से लेकर आपके सिविल सर्विसेज तक सभी क्लासेस चल रही है, तो सभी क्लासेस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस जो है, एड्रेस हम आपको बता देते हैं, M38 सेक्टर 12 M ब्लॉक प्रताप विहार नियर डोमिनोज और गाजियाबाद में, ठीक है। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9450403017 और 9910386775, ये हमारा दोनों पर्सनल नंबर है। आप दोनों पर कॉल मैसेज कर सकते हैं, यानी कि टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं और कॉल पर भी मैसेज कर सकते हैं। हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें देखिए, विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में हमें देखना है। इसका बताइए क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो यूएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए UNIDENTIFIED फ्लाइंग, FLYING फ्लाइंग। उसके बाद आपको लिखना ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसका मतलब होगा यूनिडेंटिफाइड और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ये आपका क्या नाम है, इसका फुल फॉर्म है। पहली बार किसने क्या किया, पहली बार इसका क्या नाम है, जो आपको बताया पहली बार इसको कब मनाया गया था, आपको बता देते हैं 2001 में यूएफए शोधकर्ता हक्तन अकडोगन द्वारा मनाया गया था। इससे पहले यह दिन 24 जून को कुछ लोगों द्वारा मनाया जाता था। क्या नाम है, जैसे 2 जुलाई को मनाया जाता है अभी, लेकिन कुछ लोग पहले क्या करते थे, कुछ लोग पहले इसको 24 जून को भी मनाते थे। कुछ लोग कब मनाते थे, ये 24 जून को मनाते थे इसलिए,
ठीक है। और इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछ लेता है यूएफओ क्या है, यूएफओ क्या है, इसके बारे में आपसे पूछ लेता है यूएफओ क्या है, तो इसमें आप बता सकते हैं यूएफओ को आमतौर पर दूसरी दुनिया से पृथ्वी पर आने वाले क्या नाम है एलियंस का अंतरिक्ष यान माना जाता है। यानी कि यूएफओ को आमतौर से दूसरी दुनिया से पृथ्वी पर आने वाले एलियंस का अंतरिक्ष यान माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या वास्तव में किसी ने यूएफओ को देखा है या नहीं देखा है। आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या वास्तव में किसी ने यूएफओ को देखा है या नहीं देखा है। तो आपको इसमें क्या नाम है, मैं आपको बताता हूँ। नासा की एक साइट के अनुसार, नासा को आप सभी लोग जानते हैं, नासा की एक साइट के अनुसार अभी तक किसी को अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में यूएफओ नहीं देखा है, और ना ही अभी तक किसी विदेशी अंतरिक्ष यान को देखने का कोई सबूत मिला। यानी कि ना तो विदेशी का, ना ही कोई आपको क्या नाम है नासा के द्वारा कोई आपका है। ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट कुछ किस्से भी बने हुए हैं, जैसे केनेथ अर्नोल्ड पायलट जो है, एक हैं पायलट, क्या नाम है इनका, नाम देख लीजिए। एक पायलट केनेथ अर्नोल्ड ने 24 जून 1947 को 1700 मील प्रति घंटे की स्पीड से क्या नाम है पायलट क्या नाम कर रहे थे। तो उन्होंने बताया था कि मैंने ऐसा देखा है। ठीक है। लेकिन क्या नाम है उसका कोई प्रूफ नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि जो उन्होंने कहा है, यानी कि जो केनेथ अर्नोल्ड ने कहा है, यह बात सत्य है या नहीं सत्य है, उसका कोई आधिकारिक वेबसाइट पे कोई ऐसा है नहीं। ठीक है। और दूसरे ने एक ने और भी इसी तरह कहा, एक और किस्से होते हैं, यानी कि रोसवेल जो 1947 में उन्होंने, वो रोसवेल कहाँ के हैं, अमेरिका के, यानी कि रोसवेल जो हैं अमेरिका के हैं। 1947 में उन्होंने बताया था कि मैंने ऐसा देखा है। ठीक है। लेकिन उसका भी कोई ऐसे आधिकारिक वेबसाइट पे है नहीं जो उसने प्रूव किया हो। ठीक है। एक रेड लोशन जी हैं, उन्होंने 1980 के, वो ब्रिटेन के रहने वाले हैं, उन्होंने भी बताया क्या नाम है कि हमने ऐसा देखा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। और भारत में भी 2007 में ऐसा कहा गया था, यानी कोलकाता में, भारत में भी ऐसे कहा गया, कोलकाता में 3:30 बजे के बीच, 3:30 से 6:30 बजे के बीच में ऐसा देखा गया था, लेकिन उसका भी कोई ऐसी आधिकारिक वेबसाइट पे नहीं दिया गया। ठीक है। तो इसका आपको एक चीज़ तो ये मैंने बता दी है, इसकी क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ों के बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए, इसका जो फुल फॉर्म हमने आपको बताया, ये फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ये क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या किसी ने देखा है या नहीं देखा है, इसके बारे में हमने बता दिया कि कोई ऐसी आधिकारिक वेबसाइट आधिकारिक है नहीं जो प्रूव करके बताया हो कि हाँ ये सत्य है, इन्होंने देखा है। इसके बहुत सारे किस्से भी क्या नाम हैं वो मैंने आपको बता दिया कि ये किस्से भी हैं। ठीक है। इसका क्या नाम है, सही आंसर जो हो जाएगा, पहले का आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 जुलाई हो जाएगा। विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया जाता है, 2 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। जैसे इसमें ये दिया भी गया है, इसके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है। विश्व यूएफओ दिवस प्रत्येक वर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि अनदेखी अज्ञात उड़ने वाली चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यूएफओ के अस्तित्व का स्वीकार करना है। बता दें कि वर्ल्ड यूएफओ डे पहली बार 2001 में यूएफओ के शोधकर्ता हक्तन अकडोगन द्वारा मनाया गया है। ये मैंने आपको बताया था, हक्तन अकडोगन ने 2001 में क्या नाम है मनाया गया। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ लेता है कि यूएफओ कब सबसे पहले मनाया गया था, किसने मनाया था, यानी कि हक्तन अकडोगन द्वारा ये मनाया गया था। ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता है, ये आपको बताना है। दीपक पुनिया ने इसमें कौन सा पदक जीता है एशियाई कुश्ती U23 का 2022 में, तो सभी लोग कमेंट करके बताइए इसमें किसने जीता था। जल्दी से इसको बताइए, और किसको, आपको ये भी बताना है किसको हराकर उन्होंने जीता था, ये भी आपको बताना है किसको हराकर उन्होंने जीता था।
U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता था, ये भी आपको बताना है, और किसको हरा कर उन्होंने जीता था, और जिसको हराया था वो कहाँ के थे, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये U23 एशियाई कुश्ती जो है, इसमें क्या नाम है, दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता हुआ था बताइए। ये कांस्य पदक इन्होंने जीता था, कांस्य पदक जीता था। किसको हरा कर जीता था, ये मकसद सत्यबाल्डी, मकसद लिख लीजिए, मकसद सत्यबाल्डी को हराकर इन्होंने जीता था। वो मकसद सत्यबाल्डी कहाँ के थे, ये किर्गिस्तान थे, ये कहाँ के थे, ये किर्गिस्तान के थे, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने पदक जीता गया थे, यानी कि U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2022 में ये आपसे पूछा गया था कितने पदक जीता गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें कुल 25 पदक जीते गए थे, इसमें कितने पदक जीते गए थे, कुल 25 पदक जीते गए थे। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि 25 पदक में से कितने गोल्ड मेडल थे, तो आप बता सकते हैं इसमें 10 आपके गोल्ड मेडल थे, यानी कि स्वर्ण पदक थे। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों को आपको लिखते हुए चलना है कि हाँ किसको हरा कर इन्होंने, दीपक पुनिया ने जीता था, जिसको हराया था वो कहाँ के थे, और कितने इसमें क्या नाम मेडल जीते थे। उसमें से आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसमें 25 मेडल थे, 25 मेडल को जीते थे। और इसमें से अगर आपसे पूछ लेता है कितने गोल्ड मेडल थे, तो आप इसमें बता सकते हैं कि 10 गोल्ड मेडल थे। ठीक, और आपसे ये पूछा जाता है किस वर्ग में इन्होंने जीता था, ये आपको बताना है। आपको ये भी बताना है कि यानी कि 86 किलोग्राम, यानी कि 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में जीता था इन्होंने। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कितने किलोग्राम वजन था, यानी कि 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग के में जीता था। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन भी हम आपको बता देते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसमें डिस्क्रिप्शन ये है, आपको बताया गया कौन सा मेडल जीता गया था। टोक्यो ओलंपिक दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में मकसद सत्यबाल्डी किर्गिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जीता, किर्गिस्तान के मकसद सत्यबाल्डी को हराकर कांस्य पदक जीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई टी हब सुविधा खोली है, यानी कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ओपनड अ न्यू टी हब फैसिलिटी। इसके बारे में बताइए, तीसरे का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई टी हब सुविधा खोली है, इसके बारे में आपको बताना है। सभी लोग कमेंट करके बताइए, अगर जिसको भी इसका आंसर पता है वो बता सकता है। ठीक है, चलिए इसका बताते हैं, किस राज्य सरकार ने नई टी हब सुविधा खोली है। ये तेलंगाना सरकार ने, यानी कि तेलंगाना सरकार ने क्या किया, यानी कि उद्योगपति रतन टाटा ने हैदराबाद में तेलंगाना सरकार के हालिया टी हब के उद्घाटन की सराहना की। हालिया टी हब की उद्घाटन की सराहना की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रशेखर राव। और मैं आपको तेलंगाना के बारे में सारी चीज़ें बता देता हूँ कि कौन इसके मुख्यमंत्री है, क्या इसकी राजधानी है, क्या इसकी जनसंख्या है, क्या इसका क्षेत्रफल है, और इसकी राजभाषा क्या है, इसका गठन क्या है, ये सारी चीज़ों को हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए इसकी राजधानी, यानी कि तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी लिख लीजिए सबसे पहले, हैदराबाद है। और इसकी जनसंख्या कितनी है, इसकी जनसंख्या लिख लीजिए 3,51,93,978 इसकी जनसंख्या है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 1 लाख, ये जनसंख्या ये होती है। अब लिख लीजिए क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 1,14,840, 1,14,840।
ये भी लिख लीजिए। और इसके बाद आपको पता होनी चाहिए इसकी राजभाषा क्या है। इसकी राजभाषा जो है तेलुगु है। इसकी राजभाषा जो है वो तेलुगु है। इसका गठन कब हुआ इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। साथ साथ आप लिखते चलो, नहीं तो हम आपको इरेज करते ये साथ साथ चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास इतना स्पेस रहता नहीं है, मैं आपको इसलिए क्या नाम है ये इरेज करते चलूँगा, ठीक है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, इसका मैंने क्या बताया, इसका राजभाषा हमने बता दिया तेलुगु है। इसका गठन कब हुआ इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका गठन जो है 2 जून 2014 को किया गया अलग, यानी कि इसका गठन कब किया गया 2 जून 2014। इसको किससे अलग किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आंध्र प्रदेश से इसको अलग किया गया। इसको किससे अलग किया गया था, इसको आंध्र प्रदेश से क्या नाम है अलग किया गया था। और इसके राज्यपाल कौन है, इसके राज्यपाल को भी आपको पता होना चाहिए। इसके राज्यपाल लिख लीजिए, इसके राज्यपाल है तमिल साई, लिखिए तमिल साई सौर्यरंजन, ठीक है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव। इसके मुख्यमंत्री के बारे में भी लिख लीजिए। इसके मुख्यमंत्री कौन है, इसके मुख्यमंत्री को लिख लीजिए के चंद्रशेखर राव, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए इसके विधान परिषद सीटें कितनी हैं। इसके विधान परिषद सीटें कितनी हैं, इसकी विधान परिषद सीटें 40 सीटें हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए इसके विधानसभा सीटें कितनी हैं। इसके विधानसभा सीट हैं 119। इसके विधानसभा सीट कितने हैं 119। इसके राज्यसभा सीट कितनी हैं ये भी आप लिख लीजिए। राज्यसभा सीट कितनी हैं 7 सीटें हैं। इसके राज्यसभा सीट कितने हैं 7 सीट। और इसके लोकसभा सीट कितनी हैं, लोकसभा सीट के बारे में भी लिख लीजिए। इसके लोकसभा सीट कितनी हैं 17 हैं। और इसके ज़िले कितने हैं, इसके ज़िले आपके 33 हैं, 33, ठीक है। तो ये आपके क्या नाम है, मैं आपको एक ही पॉइंट से यानी कि तेलंगाना, यानी कि आपको पता चल गया तेलंगाना की यह है, तेलंगाना की पूरा राजधानी, इसके क्या नाम जनसंख्या, इसके क्षेत्रफल, इसकी राजभाषा, इसका गठन कब हुआ और कहाँ से अलग हुआ, यानी कि किससे अलग हुआ, अलग करके कहाँ कैसे गठन हुआ, यानी कि किस डेट को गठन हुआ, इसके राज्यपाल कौन है, इसके मुख्यमंत्री कौन है, और इसकी विधान परिषद सीटें कितनी हैं, और इसके विधानसभा सीटें कितनी हैं, और इसके राज्यसभा सीटें कितनी हैं, और इसके लोकसभा सीटें कितने हैं, और इसके कितने ज़िले हैं, इन सब के बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो सभी लोग क्या नाम है एक एक पॉइंट को साथ साथ लिखते चलिएगा, क्योंकि अगर आप एक एक पॉइंट को लिखते जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इससे कंप्लीट होती चली जाएंगी, ठीक है। तो आपको मैंने ये बताया कि करंट अफेयर के साथ साथ आपको एसएसटी पार्ट भी धीरे धीरे आपका ये कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ इसके सारे टॉपिक को, यानी कि राजधानी जो होती है क्या होती है, इसका राजधानी हैदराबाद, ठीक है। जनसंख्या कितनी होती है 3,51,93,978। इसके क्षेत्रफल कितने होते हैं 1,14,840। और इसकी राजभाषा क्या है, इसकी राजभाषा जो है वो आपकी तेलुगु है। इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन 2 जून 2014 को। और ये किससे अलग हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश से अलग होकर, यानी कि आपका ये तेलंगाना बनाया गया था 2 जून 2014 को। इसके राज्यपाल कौन है, इसके राज्यपाल हैं तमिल साई सौर्यरंजन जी हैं, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव जी हैं। और विधान परिषद सीटें कितनी हैं 40 सीटें हैं। और विधानसभा सीटें कितनी हैं 119 है। और राज्यसभा सीटें कितने हैं 7 सीटें हैं। और लोकसभा सीटें कितना है 17 सीटें हैं। और ज़िले कितने हैं 33 ज़िले हैं, ठीक है। तो तीसरे का आपका सही आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा ये दिया गया है, इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन दिखा देते हैं। उद्योगपति रतन टाटा के द्वारा हैदराबाद में तेलंगाना सरकार के हालिया टी हब के उद्घाटन की सराहना की तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, अभी मैंने आपको बताया था, को हैदराबाद में नई टी हब सुविधा के लिए टाटा सन्स के मानद चेयरमैन से बधाई मिली, जिससे भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में काफ़ी सुधार होगा, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में ई पेन सेवाओं के लिए प्रोटीन ईगो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने किसके साथ साझेदारी की, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए इसका बताइए।
इसका सही आंसर जो हो जाएगा चौथे का आपका सही आंसर हो जाएगा, चौथे का आपका सही आंसर हो जाएगा पे नियर बाय। पे नियर बाय, पे नियर बाय का क्या काम होता है, कैसे आपको पता चलेगा? ई पेन सेवाओं के लिए प्रोटीन ईगो टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ किसने किया, इसे साझेदारी की, इसके बारे में हम आपको डिस्क्रिप्शन में बताते हैं। जैसे इसका ये मतलब होता है कि पे नियर बाय मतलब होता है कि खुदरा भागीदारों के लिए आधार और बायोमेट्रिक या अपने ग्राहकों के लिए एसएमएस आधारित यानी कि ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से पैन संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोटीन ईगो टेक्नोलॉजी लिमिटेड पहले NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और पे नियर बाय ने संगठन बनाया है। लाखों नागरिकों के लिए संगठन सेवा वितरण में सुधार करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका पे नियर का काम है, पे नियर बाय का काम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसके बारे में आप बताइए, इसका क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका क्या होगा 5वें का। पाँचवें का आपका सही आंसर कौन सा जाएगा? 5वें का आपका सही आंसर हो जाएगा बजाज एलियांस, जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बजाज एलियांस के बारे में हम आपको बताते हैं, क्या डिस्क्रिप्शन में है। बजाज एलियांस के बारे में बताते हैं, भारत के शीर्ष निजी सामान्य बीमा कंपनियों में से एक बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस ने अपने अद्वितीय वैश्विक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा की। ग्लोबल हेल्थ केयर नामक एक पूर्ण स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति बीमा कार्यक्रम है और योजना और आपातकालीन उपचार भारत के भीतर दोनों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, भारत के बाहर और भारत के अंदर, यानी कि दोनों चिकित्सा प्रदाताओं के लिए पॉलिसी धारक को निर्बाध कवरेज प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि चाहे घरेलू हो चाहे आपका अंतर्राष्ट्रीय हो, या भारत अंतर्राष्ट्रीय मतलब भारत के बाहर भी आपको चिकित्सा प्रदान करने के, यानी कि बजाज एलियांस जो इंश्योरेंस है ये सब जगह आपके लिए उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नासा के शोधकर्ताओं ने कहाँ से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसके बारे में बताइए, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बारे में हम आपको डिस्क्रिप्शन में बताते हैं। और न्यूजीलैंड क्या मतलब है, नासा के शोधकर्ताओं ने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया। प्रक्षेपण रॉकेट लैब के इंश्योरेंस रॉकेट पर हुआ। मिशन कैपस्टोन को पूर्ण रूप से सिस्लुनर ऑटोनोमस और पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एवं नेविगेशन एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, और हम इसके बारे में और थोड़ा सा ये देख लेते हैं, न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सा हम और देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए, वेलिंगटन होता है। न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? वेलिंगटन है, ये भी आप लिख लीजिए, वेलिंगटन। ठीक, और इसके प्रधानमंत्री कौन है? जैसिंडा आर्डर्न है। और इसकी न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है, ये आपका क्या नाम, न्यूजीलैंड की जो मुद्रा है वो डॉलर है। न्यूजीलैंड कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड आपको ये भी बता देता हूँ, न्यूजीलैंड कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। प्रशांत महासागर के पास में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित देश है। ये दो बड़े देशों में बना है, दो बड़े देशों में बना हुआ है। ठीक है, इसकी कितनी आबादी है, यानी कि लगभग आपका क्या नाम है 40 लाख का आबादी है, यानी कि 30 लाख क्या नाम अलग और 10 लाख क्या नाम है अलग अलग क्या नाम है आबादी में रहते हैं। ठीक है, दो बड़े देशों में बताया गया है, दो बड़े द्वीपों से बना है, यानी कि दो बड़े द्वीपों से बना हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स क्लब में चीन और रूस में शामिल होने के लिए आवेदन किया, इसके बारे में आपको बताना है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स क्लब में चीन और रूस में शामिल होने के लिए आवेदन किया, ये आपको बताना है।
7वें नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा, 7वें नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका ईरान हो जाएगा। ठीक है, तो ईरान के बारे में हम आपको बता देते हैं। ईरान की राजधानी क्या, ईरान की क्या नाम है, राजधानी क्या है, तेहरान है, ये आप लिख लीजिए। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है। इसकी राजभाषा क्या है, इसकी राजभाषा जो है वो फारसी है। इसके राष्ट्रपति कौन है, इसके राष्ट्रपति के बारे में लिख लीजिए, इसके राष्ट्रपति है हसन रूहानी जी, हसन रूहानी जी हैं। इसके राष्ट्रपति कौन है, हसन रूहानी जी हैं। और इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसकी मुद्रा है ईरानी रियाल है, इसकी मुद्रा जो है ईरानी रियाल है। ठीक, तो आपको ये पता चल गया क्या नाम है ईरान के बारे में। आपका ईरान के बारे में क्या क्या मैंने बता दिया, इसके राजधानी बता दिया, इसके राजभाषा बता दिया, इसके राष्ट्रपति बता दिया, इसकी मुद्रा बता दिया। और जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसको डिटेल में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ईरान के ब्रिक्स के रूप में जानी जाने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह में सदस्य बनने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ब्रिक्स समूह में ईरान की सदस्यता, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है, इसमें दोनों पक्षों के लिए अतिरिक्त मूल्यों का परिणाम होगा। इसमें आपको ये पता चल गया क्या नाम है, कौन कौन से देश शामिल थे, यानी कि जिसमें कौन कौन से सदस्यों ने क्या नाम शामिल किया था, यानी कि ब्राज़ील के लोगों ने, रूस के लोगों ने, भारत के लोगों ने, चीन के और दक्षिण अफ्रीका के लोग शामिल थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 8वें नंबर की तरफ। चलो 8वां देख रहे हैं। 8वां ये कह रहा है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय MSME मतलब अति लघु जो होता है व्यवसाय होता है, उसके बारे में है। ठीक है, 2022 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला, इसके बाद पुरस्कार किसने जीता, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसका तो ये क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए। इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता, ये आपका उड़ीसा ने जीता। ठीक है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देते हैं। इसका डिटेल क्या है, इसका डिटेल ये है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। सूक्ष्म, इसका क्या होता है, MSME का शॉर्ट फॉर्म, इसका डिटेल में देखते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME विभाग उड़ीसा सरकार को MSME के विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर MSME के क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार और हरियाणा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे, यानी कि प्रथम स्थान पर कौन रहा, उड़ीसा रहा, और दूसरे स्थान पर बिहार रहा, और तीसरे स्थान पर कौन रहा, हरियाणा रहा। ये चीज़ें आपको मैंने बता दिया, यानी कि प्रथम कौन रहा, उड़ीसा, दूसरा आपका बिहार, तीसरा आपका हरियाणा। ठीक है, MSME का मतलब आपको पता चल गया। जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम वर्ग के लोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्या नाम है, MSME बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कितने प्रतिशत भूमि और पानी की रक्षा करने का वचन दिया है, ये आपको बताना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कितने प्रतिशत भूमि और पानी की रक्षा करने का वचन दिया है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका तय क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 30% हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 30% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आश्वासन दिया है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंतर्गत 2030 तक कम से कम 30% हमारी भूमि, जल और महासागरों की रक्षा करने के अपने लक्ष्य को बनाए रखेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्री भारत सरकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कहा। ठीक है,
ये चीज़ें आपको पूरा बताया गया था, यानी कि 2030 तक 30% हमारी भूमि जल और महासागरों की रक्षा करने के लिए अपने लक्ष्य को बनाए रखेगा इसी तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ 75 छात्रवृत्ति की शुरुआत की, इसके बारे में आपको बताना। विच एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट 75 स्कॉलरशिप्स। ठीक है, इसके बारे में बताइए, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, 75। अब इसके बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। यूनाइटेड किंगडम सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं यानी कि 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सितंबर से यूके में अध्ययन करने के लिए भारतीय छात्रों के लिए 75 पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति की पेशकश करने के लिए भारत में प्रमुख व्यवसायों के साथ साझेदारी की घोषणा की है। ठीक है, यूके के कुछ हम आपको बता देते हैं। यूके की जो राजधानी है यानी कि यूनाइटेड किंगडम की राजधानी आपकी कौन सी है, लंदन है। ठीक है, और इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन सी है, इसकी आधिकारिक भाषाएं जो है इंग्लिश है यानी कि अंग्रेजी है। इसके प्रधानमंत्री कौन है, इसके प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन जी हैं। इसके प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन जी हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या नाम है, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में पूरा आपका डिटेल। तो ये आपके टॉप 10 जो आपके करंट अफेयर थे इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया। तो सभी लोग थोड़ा इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपको क्लास कैसे लगी सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आप लोग लगातार क्लास को करते रहें। लगातार अगर आप क्लास को करते रहेंगे तभी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएगी। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप को कैसे आपको मिलेगा, आपको लिखना है क्या नाम है, आपको लिखना है उसमें क्या नाम है, सरकारी मैथ्स क्लासेस करंट अफेयर पीडीएफ। सरकारी मैथ्स क्लासेस करंट अफेयर पीडीएफ आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यानी कि ग्रुप मिल जाएगा। उस पर आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, यानी कि कल से जो क्लासेस चल रही है उसकी पीडीएफ, कल की भी पीडीएफ मिल जाएगी और आज की भी पीडीएफ मिल जाएगी। और एक चीज़ और, उसमें पीडीएफ के साथ साथ मैं आपको उसमें एक क्वेश्चन भी देता हूँ। सभी लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो हम पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ें हमें तैयार हो रही है या नहीं तैयार हो रही है, वो भी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो क्लास कैसे लग रही है सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें क्लास आपको कैसे लगी। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको क्वेश्चन हो तो आप हमसे क्या नाम है 9450403017 पर आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, यानी कि व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम नंबर है और कॉल नंबर है ये। ठीक है, इस पर कॉल और मैसेज सभी चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लास कैसे लगी सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल फिर मिलेंगे इसी समय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।